तुम्हारी हर जिद मैं पूरी नहीं कर सकता और हम दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करा देंगे। रोमेश बाबू आपके पिंजरे से आजाद होकर बारेन के घर में रह रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी लगी। रोमेश बाबू से बात करके हेम बाहर रोते हुए आई। ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो। अगर मैं हेम को सच बता दूं कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था, सबके सामने क्यों नहीं आया, या फिर मुझे मौत के मुंह पहुंचाने वाला कौन है, तो मेरा यकीन करो वो टूट कर बिखर जाएगी। अभी मैंने केवल इतना बताया है कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। देवीकांत, ठीक है, मैं यहां नहीं हूं, तुमसे किसी और जगह आके बात करूंगा। बहुत चक्कर कटाए हैं तुमने, अब जगह मैं बताऊंगा। और अब जब आप मुझसे मिलने आओगे तो नोटों से भरा बैग साथ में लेकर आओगे। मैं रुपया लेकर तुमसे आखिरी दफा जरूर मिलूंगा देवकांत। चलता हूं काका। इटो चोलबे ना है काका, चोलबे ना है। देवकांत, हो गया तुम्हारा अंत। इटा चोल बिना, इटा चोल बिना। क्या बात है देवीकांत, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। कहते हैं इंसान को जब हंसने का मौका मिले खुल के मुस्कुरा लेना चाहिए। आज मैं एक ऐसा काम करके आया हूं जिसकी खुशी मेरे चेहरे पर बार बार आ रही। अब ऐसा भी क्या हो गया? आज मैं एक ऐसा जहर का बीज बोकर आया हूं जिसका फल आनंदो बाबू के घर में बहुत जल्द फलेगा। अच्छा, जरा हमें भी तो पता चले, ऐसा क्या किया है तुमने? मैंने इस बार ऐसी चाल चली है कि जिसका राज खुलते ही आनंदो बाबू के परिवार में सबका एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हें अपनी बिछाई चाल में जीत मिल गई? मेरी चाल का पहला चरण तो बिल्कुल ठीक पड़ा है। रोमेश यहां आया था, मैंने उसे बता दिया कि उसको मरवाने में किसी और का नहीं काका का ही हाथ है। और यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या किया तुमने देवीकांत? इस बार तुमने ना तो मौका देखा और ना ही सही समय। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि रमेश से जुड़ी कोई भी बात करने से पहले हमसे पूछ लिया करो। हमें पूरी उम्मीद है देवीकांत कि अगली बार तुम ऐसा कुछ भी करने से पहले हमसे पूछने जरूर आओगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बिछाई चाल और तुम्हारे बुने जाल में हम दोनों खुद ही फंस कर रह जाएं और अपने लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर लें जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता ही ना मिले। अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले हर बात हमसे होकर गुजरनी चाहिए। आप अचानक से? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज आप आने वाले हैं? अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कहाँ से आती और फिर तुम लग जाती मेरे आने के स्वागत के तामझाम में। मगर आप बता देते तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती। मगर सच कहूँ, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आप नहीं जानते, आपके बिना एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। अगली बार से मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा, आप मरीजों की सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूंगी। अब तो मैं आ गया हूं ना, कोई नहीं है हमारे बीच में। कमला, मैंने ये दिन तुम्हारे बिना कैसे बिताया ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। खैर, तुम शॉपिंग पे जाने वाली थी ना, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? एक मिनट ठहरिए।
ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। चलिए उठिए, उठिए। कमला, बाद में ट्राई करते हैं प्लीज। उठिए ना, मुझे माप के देखना है और मुझे अच्छे से पता है ये आप पर बहुत जचेगा। ये क्या है? ये तो मुझे छोटा है। तो मैं क्या करती? वहां पर सेल लगा था और ये मुझे बहुत पसंद आया था। औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता था कि ये मुझे छोटा होगा, फिर भी तुम इसे उठा के लेके आई। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, एक काम हो सकता है, आप थोड़े दुबले हो जाइए, फिर ये स्वेटर आपको आ जाएगा और आप पे जचेगा भी बहुत। चलो, बहुत थक गया हूं, थोड़ी सी चाय पिला दो। चिल्लाती हूँ। क्या बात है हिमदी, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? मुझे लगता है मेरा रमेश कहीं खो गया है, बस उसी को तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रमेश ने मेरे रमेश को कहाँ छुपा दिया है, क्यों वो अपने आप को खोता जा रहा है। हेमदी, हो सकता है कि रमेश बाबू जिस दौर से गुजर रहे हैं वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी परेशानियों की वजह से आप भी परेशान हो, और वो अपने आप से कितना भी छुपाने की कोशिश करें, मगर वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी मंजिल आप ही हैं। आप देखना, बहुत जल्द वो आपके होंगे। मुझे भी इस बात का दुख है कि रमेश अपना दर्द अपने सीने में दफन करके घुटता रहता है। इसी बात का दुख है मुझे कि वो क्या झेल रहा होगा। हेमदी, यही बात तो साबित करती है कि वो आज भी आपसे किस हद तक प्रेम करते हैं। परी, मुझे लगता है कि काका को हमारी बातों पर शक हो गया है, तभी तो वो बार बार हमारे सामने रमेश की बातें करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो रमेश के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काका ने हमारी बात सुन ली हो? हाँ हेमदी, काका कुछ दिनों से मुझसे भी बात निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। परी, जब तक मुझे ये बात पता नहीं लग जाती कि इस बीच रमेश कहाँ चला गया था, तब तक किसी भी हाल में हमें ये बात बाबा और काका को नहीं बतानी है कि रमेश वापस आ गया है। आप चिंता मत कीजिए हेमदी, मुझसे उन्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि रमेश बाबू वापस आ गए हैं। हाँ परी, क्योंकि रमेश ने अपने मन के अंदर बहुत से दुख छुपा कर रखे हैं और उसके दुख को समझने वाला भी कोई नहीं है, और ऊपर से उसने पहले से ही सबका भरोसा खो दिया है। जब तक वो सबके मन में अपनी जगह नहीं बना लेता, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी है। मगर हेमदी, अगर रमेश बाबू सामने नहीं आएंगे तो फिर अपनी बात कैसे रख पाएंगे? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, और मैं रमेश को भी तो नहीं पूछ सकती। किसी भी तरह से ये मुझे ही पता करना होगा कि आखिर रमेश मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है। हेमदी, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूँ। परी, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। चलो अब बाबा के पास चलते हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे। कभी कभी कुछ यादें कुछ घटनाओं को जन्म दे जाती हैं। एक समय था जब हम जंगल में अकेले रहते थे और सोचते थे कि न जाने कब शहर में जाके सब लोगों के बीच में रहेंगे। मगर आज जब हम शहर में सब लोगों के बीच में हैं, तो भी तो हम अकेले ही हैं। जब रमेश को पहली बार देखा था तो मन में यह एहसास जगा कि यही वो इंसान है
जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। हमारा मन कैसे अपने आप तुम्हारी ओर बढ़ता चला गया, ये तो हम भी नहीं जानते रोमेश। हमने जब जो जिसे चाहा है उसे हमेशा पाया है, और अगर नहीं पाया तो उसे छीन कर हासिल किया है। मगर तुमसे तो हम चाहकर भी जबरदस्ती नहीं कर पा रहे रोमेश, क्योंकि हम किसी भी हाल में तुम्हें गंवाना नहीं चाहते। कि देवीकांत को भी न जाने क्या सूझी कि उसने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि काका ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की है। मगर कहते हैं ना कि अगर की गई गलतियों को गौर से देखा जाए तो उन्हें सुधारने का रास्ता भी वहीं से मिलता है। और देवीकांत की गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी गलती को दोबारा दोहराए। मगर इस बार वो अपनी गलती को हेम के सामने दोहराए, ताकि इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़े। धमाका तो वहां हो, मगर उसकी गूंज यहां सुनाई पड़ी। बाबा, आपकी दवाई खाने का वक्त हो गया और अभी तक आपने दवाई नहीं खाई होगी, है ना? बेटा, दवाई खाने का भी क्या फायदा? बाबा, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? बेटा, इंसान चिंता नहीं करता, लेकिन हालात उसे चिंता करने पर मजबूर कर देते हैं। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी खाई जा रही है बेटा। दवाई खाइए। चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे हाँ हेम बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो कि तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना बाबा, क्या काम है? बेटा, एक काम करना, कल सुबह बैंक चली जाना। बैंक? क्यों बाबा, आपको कुछ पैसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं निकालने थे। बैंक के लॉकर में तुम्हारे कुछ गहने रखे हुए हैं, उन्हें निकाल के ले आना। मैं चाहता हूं कि एक बार उन्हें फिर पॉलिश के लिए दे दिया जाए। बेटा, उस लॉकर में तुम्हारी माँ ने भी गहने बनवा कर रखे हैं। उसकी इच्छा थी कि हेम की शादी में मैं उन्हें उन्हीं गहनों में विदा करूं। मगर बाबा, अभी इन सब चीजों की और इन सब का क्या मतलब? हेम बेटा, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटा, ताकि मेरी बेटी का घर बस जाए। मैंने और काका ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द हम तुम्हारी शादी करवा दें। 2 रिश्ते सामने से आए भी हैं, जिनमें से हमें एक को जवाब देकर बात पक्की करनी है। मगर बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि ये सब आप अचानक क्यों कर रहे हैं? देखो हेम बेटा, ये कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। देखो, तुमने भी काफी दिनों से रमेश का इंतजार किया है, क्या मिला? और बेटा, उसकी हरकतों ने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। और देखो, तुम्हें तो याद है कि तुम्हारी शादी से पहले एक बार वो तुम्हें पहले भी छोड़ के जा चुका है। तब मुझे लगा कि शायद उसकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन नहीं। उसको हमें दुख देना, परेशान करना, ये उसकी आदत है बेटा। और देखो, उसने हमें और तुम्हें दुख पहुंचाने के अलावा किया ही क्या है? और हेम बेटा, तुम ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हो जिसके अंदर जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। गलती तो तुमने की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। कहो, अपनी सजा सुनने के लिए तैयार हो? अब आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। तो जाओ देवीकांत, इस गलती को फिर से दोहराओ।
हेम बेटा, तुम ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हो जिसके अंदर जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। अब मैं ये बात और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटा, नहीं कर पाऊंगा। बाबा, आपके मन में जो रमेश के लिए शिकायतें हैं, मैं उसके लिए कोई सफाई नहीं देना चाहती, मगर आपसे एक बात पूछना जरूर चाहूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल बेटा, अपने से ज्यादा। तो बाबा, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं रमेश के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती? ठीक है बेटा, लेकिन अब ये तुम भी समझो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हारे लिए सही फैसला ही करूंगा। बेटा, अगर ये बात साबित हो जाए कि रमेश सही है, तुम उसके साथ जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो सही इंसान नहीं है। ठीक है बाबा, मैं एक बार आखिरी कोशिश जरूर करना चाहूंगी। मैं रमेश का पक्ष सबके सामने रखना चाहती हूँ। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, मैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि झूठ कितने भी रंग बदल ले, झूठ झूठ ही रहता है और सच हमेशा सच बना रहता है। ज्वाला जी, कहीं आप मेरी गलती की सजा मौत तो नहीं सुनाने वाली? देवीकांत, तुम बाकी के मामलों में अपने भाई उमाकांत की तरह हो या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, मगर हाँ, मौत से तुम ठीक अपने भाई उमाकांत की तरह ही डरते हो। गलती तो तुमने की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। कहो, अपनी सजा सुनने के लिए तैयार हो? मुझसे गलती हुई है और मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें उसका पछतावा भी है। हम बहुत ज्यादा दिनों तक तुम्हें इस पछतावे में नहीं रहने देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें ठीक वही करना होगा जो हम कहेंगे। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं। तो जाओ देवीकांत, इस गलती को फिर से दोहराओ। मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहा आपने? हमने वही कहा जो तुमने सुना। तुम्हें अपनी गलती को फिर से दोहराना होगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? जब तुम इस गलती को फिर से दोहराओगे तो इसका असर बिल्कुल अलग होगा देवीकांत। रमेश इस बात को आनंदू परिवार पर कभी नहीं खुलने देगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि इस परिवार के लोग एक दूसरे की नजरों में गुनहगार साबित हो। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली बार तुमने ये बात रमेश को कही थी, और इस बार तुम्हें ये बात उसकी प्यारी हेम के सामने कहनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोची समझी चाल हम पर ही उल्टी पड़ जाए। हेम को जब ये पता चलेगा तो कहीं वो जाकर ये बात पुलिस को ना बता दे और ये ना कह दे कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है और उसके बाद पुलिस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। हेम ऐसा कुछ नहीं करेगी देवीकांत, क्योंकि हेम अपने परिवार को बहुत प्यार करती है। सोचो देवीकांत, वो कितना खूबसूरत नजारा होगा जब दोनों प्रेमियों को सच का पता होगा। तब हम देखेंगे कि हेम रमेश का साथ देगी या नहीं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जहां तक हम हेम को जानते हैं वो अंदर ही अंदर घुटने लगेगी और रमेश से नजरें चुराने लगेगी। फिर उसको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो अपना परिवार या फिर रमेश। और हमें पूरा यकीन है कि वो अपने बूढ़े बीमार बाप को कभी नहीं छोड़ेगी, और ऐसे में रमेश को हमारे पास लौट कर आना ही होगा। ठीक है, जैसा आपने सपना देखा है वैसा ही होगा, और मैं आपसे वादा करता हूं
कि इस बार मैं एक अच्छी खबर लेकर ही आपके पास लौटूंगा। मैं चलता हूं। क्या तुम यहां आकर मेरी गलतियां गिनाना चाहती हो? देखो, मुझे तुम्हारा इस कदर का खामोश रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता। ऐसा प्रेम कहाँ। देखो हेम, अगर तुम यहां पूछताछ के मकसद से आई हो तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मैं इस वक्त तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं। क्या तुम यहां आकर मेरी गलतियां गिनाना चाहती हो? देखो, मुझे तुम्हारा इस कदर का खामोश रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता। और वैसे भी मैं तुम्हारे रोज रोज के सवाल जवाब से तंग आ चुका हूं। मुझे यहां कैद करने की कोशिश मत करो। मेरे अपने कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। मैं हर बात की तुम्हें सफाई नहीं दे सकता क्योंकि मैं जिंदगी के बड़े अजीब मोड़ पर खड़ा हूं, जहां से मैं अगर पीछे मुड़ा तो सब कुछ खो दूंगा और आगे बढ़ा तो अपने आप को। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। रमेश, क्या मैं तुम्हें स्वार्थी दिखाई देती हूँ? अगर मुझे तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगी। तुम्हारे कह देने से या तुम्हारे मिसबिहेव करने से मेरे दिल से तुम्हारा प्रेम मिट नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारा ऐसा करने से मैं और तुम्हारी ओर खींचती जाऊंगी। रमेश, मेरा दिल तो बस ये जानने के लिए तड़प रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम झेल रहे हो, मुझसे दूर चले जा रहे हो। समझने की कोशिश करो रमेश, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो और बिना आधार के हेम अधूरी है, मेरा प्रेम अधूरा है। रमेश, जब भी तुम मुझे यूं अचानक छोड़ के चले गए हो ना, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है और हमेशा करती रहूंगी। मुझे एक बात बताओ, क्या मिला तुम्हें इंतजार करके? अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं खुद तुमसे दूर भाग रहा हूं। तुम अपने प्रेम में इस कदर अंधी होती जा रही हो कि तुम्हें यह नजर नहीं आता कि अब रमेश पर तुम्हारा वो हक नहीं रहा जो सुशीला का है। रमेश की जिंदगी में अब सुशीला है, तुम नहीं। और ये बात वो तुमसे कहकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। और एक औरत होकर तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम सुशीला की जगह ले लोगी? क्या तुम भूल गई कि सरस्वती माँ के साथ क्या हुआ था? क्यों तुम सुशीला के साथ वही चीज दोहराने में लगी हुई हो? क्यों तुम रमेश को मजबूर कर रही हो कि वो सुशीला को छोड़ दे?